लखनऊ है तो महज गुंबद व मीनार नहीं। लोग समझते हैं गुंबद मीनारों का वो पुराना शहर वो लखनऊ है। लखनऊ है तो महज गुंबद व मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा व बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पत्ते मिलते हैं जी। तो बड़े बड़े शहर, दिल्ली गिर रही थी, लखनऊ उभर रहा था, तो सब आए हैं वहाँ से। मीर आए हैं, सौदा आए हैं, इंशा आए हैं, मुसैफी आए हैं, ये सब दिल्ली से उठ के आए हैं, बड़े बड़े शहर, और सब दफन है लखनऊ में। हमारे बच्चे गुमराह न हों, और उनको जब तक अपनी पहचान नहीं मिलेगी, अपनी धरोहर, अपनी विरासत, जी सर, हमारी अहमियत क्या है और हम उसको जाने, तब तक वो भी। और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि नई पीढ़ी बहुत जागरूक है। जिस तरह आप तमाम इक्विपमेंट लेके नए दौर में नए तकाज़ों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी। सर खुशकिस्मती है हमारी कि हम अपने इतिहास को बटोर रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि ये तो हिंदू थे कृष्ण बिहारी नूर जी, इनके गुरु फजल नकवी, वो जौहरी मोहल्ला नखास वाली सड़क जो है विक्टोरिया स्ट्रीट, उस पे रहते थे। तो आधा लड्डू खा के उन्होंने आधा इनके मुंह में दिया जी। ये सब भावनाएं उसी ज़माने में होती थी। अब आज इसी को गंगा जमनी तहजीब कहते हो। असल लखनऊ में यही जो है देखने को मिलता जो और ऐसा विश्व में कोई शहर नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी की संवाद सीरीज़ में। संवाद में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। पूरे लखनऊ का इतिहास अपने आप में चलता फिरता हमारे साथ हैं योगेश प्रवीण सर। लखनऊ में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो सर का नाम न जानता हो, और जिसने इतिहास को पढ़ा हो और सर को न पढ़ा हो तो वो शायद जो है बड़ी दुर्लभ बात होगी। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हमें भी बहुत खुशी है ये देखते हुए कि हमारी नौजवान पीढ़ी किस कदर जागरूक है अपने विरासतों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, और इससे हमको अवध का और लखनऊ का भविष्य बहुत ही सुनहरा नज़र आ रहा है। सर एक सवाल लो का सिलसिला हम आपसे पूछेंगे, चूँकि लखनऊ के अदब के बारे में जानना है, यहाँ की तहजीब जानना है, तो हम जितना कुछ भी ले पाएँ आपसे वो शायद हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए कम होगा। सर मैंने एक चीज़ आपके बारे में सुनी, पहला सवाल कि साइंस के छात्र ने जो है वो हिस्ट्री से दोस्ती कर ली, और हिस्ट्री से दोस्ती करने के बाद में फिर लिखने का एक सिलसिला हुआ और लखनऊ पे इतना कुछ लिख दिया गया कि जो अपने आप में शायद लोगों ने सोचा नहीं होगा। तो सर ये साइंस का विद्यार्थी और इतिहास तक का सफ़र कैसे रहा, अगर आप बताएं हम लोग को। ये देखिए ज़िंदगी है, इसकी राह बड़ी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी आप जानते हैं। ये पहले ही अमीर खुसरो साहब का कहा हुआ है, तो उसी तरह है कि रास्ते आसान नहीं होते। हम भी कुछ चाहते हैं और कुछ विधाता चाहता है आपसे कराना आपके लिए। तो इसी तरह मैं भी जिस घर में रहा यहीं, तो मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे थे, सब कॉलेजेस में प्रिंसिपल, लेक्चरर, और मेरे भाई तो रुड़की के मतलब बड़े टॉपर स्कॉलर रहे, अब भी हैं, वो रिटायर्ड हैं, वो चीफ इंजीनियर जल निगम रहे, और बहन जो थी वो एक आर्मी अफसर को भी आ गई थी, सारा परिवार वही। तो आप ये देखिए कि मुझको भी डॉक्टर बनाने की एक प्लानिंग थी, और मैं भी बीएससी कर चुका था। और अजीब बात है कि जो पढ़ना चाहते थे डॉक्टरी वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मेडिकल में चयन हो गया था आपका। और मेरा चयन हो गया था, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती कहिए या वतन की खुशकिस्मती कहिए कि मैं वहाँ पढ़ नहीं पाया, और एक थोड़े दिनों बाद मैं बीमार रहा कई साल तक। जो कुछ भी हुआ वो अलग कहानी है, फिर वो छूट गया है। वो कानपुर में GSVM कॉलेज के मैं छात्र रहा, और फिर लखनऊ में आने के बाद मैं विज्ञान कॉलेज का ही स्टूडेंट रहा। बाद में वहीं मैं लेक्चरर हुआ, और हिंदी में फर्स्ट क्लास MA हमने किया, संस्कृत में फर्स्ट क्लास MA किया, क्योंकि इसके बिना तो लेक्चरर हो नहीं सकते, हम तो BSc थे। तो खैर वो तो एक अलग कहानी। जहाँ तक मेरे कलम की कहानी जिससे आप सब जुड़े हुए हैं, जी सर, आजकल भी हमारे ऊपर कई लोग कुछ काम कर रहे हैं, और आत्मकथा लिखने की भी
हमसे गुजारिश कर रहे हैं। सर, साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई? पहली किताब आपने कौन सी ली? हाँ, हमारी मदर भी एक तरह से साहित्यिक क्षेत्र में थी। वो प्रिंसिपल थी यहाँ आलमबाग के कॉलेज में, लेकिन वो शुरू से जब पढ़ती रही होंगी, उस ज़माने से भी महादेवी, पंत, इन सब से प्रभावित उन्होंने संचित सुमन नाम की एक किताब लिखी और मधुसीकर नाम की एक कहानी संग्रह लिखा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ उन्हीं का अंश वंश हमारे पास आया। और फिर मैंने जो वो दिन थे वो बड़े कठिन थे जब हमारा मेडिकल कॉलेज छूटा ड्यू टू इल हेल्थ। मैं बड़ा बुझा सा और खामोश घर में रहता था। उसी वक्त मेरे अंदर रचनात्मकता जागी, क्योंकि एक समय भी था और उसको भुलाना भी था। तो इस तरह कलम का सहारा लिया और मैं इसके लिए अपनी माँ को, चूँकि उनके अंदर ये क्षमता थी तो वो इसकी कदर जानती थी। मुझे याद है इसी घर में जहाँ आप आए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, गवर्नर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डायरेक्टर, कमिश्नर, कोई ऐसे नहीं जो ना आए हों। निमी, अली रज़ा, शबाना और शशि कपूर, बेनेगल, श्याम बेनेगल, फारूक शेख, सारे लोग यहाँ आए हैं। तो उसी की एक बात है कि एक बार उनको एक अली रज़ा साहब जो कि बहुत बड़े लेखक थे और लखनऊ के थे, सिटी स्टेशन पर वजीरगंज के थे, फिर बम्बई में बस गए जाके। उन्होंने मेरी मदर को एक दावत पे बुलाया, सभी परिवार को। क्लार्क अवध में जब वो रुखसत करने लगे, गाड़ी में सबको बिठाने लगे, तो उन्होंने कहा, यू मस्ट फील प्राउड ऑफ इट दैट यू आर मदर ऑफ योगेश प्रवीण। तो ये कह दिया, कोई बात नहीं, हर माँ को खुशी होती घर वालों को, कि उन्होंने एक ज़ौक़ का शेर सुना दिया। रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। सुखन मतलब यहाँ लिटरेचर। क़यामत यानी जब दुनिया ख़त्म होगी वो किताबें, आपका काम बरकरार रहेगा। तो रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। हाँ सर, मैंने पढ़ा। हाँ, 4 पुश्त 2 पुश्त के बाद तो लोग अपने लकड़ बाबा और पड़ बाबा का नाम ही नहीं जाना सर, तो उनका नाम तो ख़त्म हो गया। मैंने पढ़ा इस बारे में, माने ये भी कहा कि अगर किसी की पीढ़ियाँ होती औलाद तो मुश्किल से पीढ़ी 2 पीढ़ी जाना जाता है, लेकिन अगर तो ये उन्होंने कहा जाते हैं तो कई पीढ़ी होता है। इत्तेफाक से जब आप बात पूछ ही रहे हैं, मैं विज्ञान कॉलेज में था तो स्टाफ रूम में बैठा रहता था, अक्सर बात करता। तो कुछ एक वहाँ पे थे, एक बड़े अच्छे विद्वान थे, शर्मा जी, नंद कुमार शर्मा नाम था। उनकी बेटी है वो सपना अवस्थी, जो गाती आती है बॉम्बे में। वो यहाँ नाके पे रहते थे, वो वहीं विज्ञान कॉलेज में थे। तो जब मैं चाय वाय पे और टीचर्स स्टाफ रूम में सबसे बात करूँ लखनऊ के बारे में कुछ, तो कहते जो तुम बोलते हो अगर ये तुम कागज़ पे लिख डालो तो ये अपने आप में साहित्य बन जाएगा। तो वही मेरी प्रेरणा बने और मैंने लिखना शुरू किया। जिस ज़माने में अपनी मुश्किलें, अपनी दुर्दिन, अपने दुखों को मैंने भुलाने की कोशिश की और किताबें लिखी। फिर आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि अपराजिता मेरा इतना मानक ग्रंथ है जो राम कथा के ऊपर महाकाव्य है। अयोध्या में उसको सम्मानित किया गया, बड़ा प्रसिद्ध है। बात करेंगे उस बारे में भी। अवीरा बांसुरी भी। लेकिन लखनऊ के लिए लोगों ने, नागर जी थे उनके पास मैं जाता था, एक तरह से मेरे गुरु हुए कलम के, जो भी हो। और नागर जी उस ज़माने में मेरे साथ कई पुरानी जगहों पे गए, जैसे काकोरी रोड पे अलमास बाग था। अलमास बाग अब मोहल्ला होगा, अब तो कॉलोनी बन गई, वहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने देखा। लेकिन तब वो 4 दीवारी भी थी, बारादरी भी थी, तालाब भी था, 4 फाटक भी थे। उसमें वो मेरे साथ गए और मेरे साथ उन्होंने, मैंने तस्वीर खिंचाई उनके साथ, यादगार है। और उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं तो गुजराती हूँ और लखनऊ आ गया तो मैंने उपन्यास लिख डाले चौक के हालात पे, चौक के राग रंग पे, चौक के मोहल्लों पे। लेकिन ये लखनऊ को लेकर, अवध को लेकर ये बहुत काम करेगा, आगे जाएगा। ये उनका आशीर्वाद ही मैं कहूँगा। उन्होंने कहा एक तो वजह इसके साथ ये कि इसको उर्दू आती है। तो उर्दू का जो एक ख़जाना है, एक दुनिया है, एक झरोखा है, खिड़की है, वो इसके लिए खुला है, जो मेरे लिए। उर्दू में शुरुआत से ही इंटरेस्ट थे बचपन से ही, या फिर जो है नहीं, लखनऊ के अंदर ये आप आए हैं मेरे मोहल्ले में तो आप देखते हैं सब पुरानी आबादियां हैं। यहाँ उस ज़माने में बड़े बड़े शायर इस मोहल्ले में हुए। अभी अब बगल में आप इस गली में जाएं तो
कृष्ण बिहारी नूर साहब का घर है जो पड़ा हुआ है, अब तो वो नहीं है, उनके परिवार यहाँ चले गए। यहाँ पे पीछे आपके बड़े बड़े शायर हुए उस समय, ये गणेश बिहारी तर्ज हैं और गुरसहाय अदीब, लखनऊ में बड़े नाम थे, सब बड़े हाँ शायर थे सब। अच्छा, और बड़ी एकता भी थी उस ज़माने में। जैसे आप ये देखेंगे कि ये तो हिंदू थे कृष्ण बिहारी नूर जी, इनके गुरु फजल नकवी, वो जौहरी मोहल्ला नखास वाली सड़क जो है विक्टोरिया स्ट्रीट, उस पे रहते थे। और क्या मजाल है इतने पाबंद गुरु के कि जब वो गंडा बंधवाया और उनसे शागिर्दी ली, मुझे लगता है आधा लड्डू खा के उन्होंने आधा इनके मुंह में दिया जी। ये सब भावनाएं उसी ज़माने में होती थी। अब आज इसी को गंगा जमनी तहजीब कहते हो, असल लखनऊ में यही जो है देखने को मिलता जो और ये सब बड़े इनके दरवाजे, कभी आप कैफी आदमी हैं तो खुमार बाराबंकवी हैं, बड़े बड़े शायर सब जमावड़ा। खुमार साहब का नाम लिया, अगर खुमार साहब से जुड़ा कोई किस्सा, चूँकि खुमार साहब मतलब मोहब्बत की शायरी में एक बड़ा नाम है। हाँ, खुमार का अंदाज दुनिया में सबसे जुदा गाना है, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। और ख़ासकर हमने पुरानी फिल्मों में भी उनके गाने हिंदी में उन्होंने लिखा, जहाँ भी ख़ासकर वो आप देखिए जो वो गाना आता है रेडियो में आप सुनते होंगे, वो उन्हीं का लिखा है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है, जी जी, जी। बेदर्द ज़माना तेरा दुश्मन है तो क्या है। इसकी पूरी शूटिंग सिकंदर बाग में हुई है। अच्छा। और ये जो चिड़ियाघर है इसमें जो बारादरी उसमें भी हुई, जयश्री हीरोइन थी, अजीत हीरो थे। तो वो ज़माने में जो कुछ था उसमें बनावट नहीं थी जी। जो कुछ था वो अपने आप में, जैसे कोई फूल खिलता है तो वो अब नेचुरली इतना रंग अपना, खुशबू उसकी, तो उस तरीके का था उसमें। तो इसलिए उसी फिज़ा में हम लोगों की परवरिश हुई। हमारे घर में हमारी माँ वगैरह उर्दू जानती थी, बड़े कमाल की बात। हमारे पिताजी को कम रुचि थी, वो जिस परिवार थे वो हिंदी के बड़े विद्वान थे, उनकी राइटिंग बेहद खूबसूरत थी कि आज कोई लिख ना पाए। लेकिन अच्छा, मदर जो थी वो उर्दू भी जानती थी, हिंदी तो खैर मिला जुला माहौल एक घर में रहा हमेशा तो उसी से सारे परिवार ने, जो मेरे भाई वो टॉपर और स्कॉलर रहे रुड़की के, बहुत नामी, और चीफ इंजीनियर जल निगम। ओके, तो कहने का मतलब है पूरा परिवार जो था वो पढ़े कड़े। लेकिन ये लिटरेचर की, म्यूज़िक की, इन सब चीज़ों का कदर थी। मेरे यहाँ कम से कम 20-30 साल तक इसी घर में हर महीने एक सीटिंग होती थी। पहले भजन होते थे, आरती होती थी, सब हो जाता था। फिर बड़े बड़े कलाकार आते, गज़ल भी गाते थे, म्यूज़िक, डांस। अभी भी पिछले साल तक होली में एक यहाँ पे बैठक होती, सावन में होती। सारे लखनऊ के जितने लोग हैं इन चीज़ों से जुड़े हुए, वो मेरे घर आने की ख्वाहिश रखते हैं। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि लखनऊ के बड़े मंगल हुए और ये आपका इमामबाड़ा जो है, इसमें मुहर्रम और होली, सर इसका मैंने हिमांशु वाजपेयी की किताब किस्सा लखनऊ, उसमें एक जुड़ा हुआ किस्सा एक मुहर्रम और होली का पढ़ा हुआ है। सर अगर आप लखनऊ के मुहर्रम और होली के बारे में कुछ बता पाएं। मतलब यह है कि एक दूसरे के तौर तरीक़ों की, त्योहारों की और ज़बान की, सबकी कदर होती थी। उसी के नमूने अब जैसे एक नवाब आसूदौला आप जानते ही हैं, वो मुहर्रम पड़ गई थी होली के करीब आस-पास, तो मुहर्रम बड़ा लंबा चलता है ना। अब किसी का ताजिया 5वीं को उठा, कहीं 6ठी को, कहीं 9वीं को, तो वो ताल कटोरा इनका सबसे बड़ा तीर्थ है। शियों का गहवारा। मैं बता दूं, हिंदुस्तान में शियों का जिस कदर ज़्यादा प्रभाव और उनकी विरासत लखनऊ में है, उतनी यहाँ और कहीं नहीं। लखनऊ के बाद आप रामपुर कह सकते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़, बस। तो शियों का ये गढ़ रहा। तो जाहिर है इनके 12 इमाम हैं, तो उनमें एक तो हयात हैं जो इमाम ज़माना कहे जाते हैं, यानी दे बिलीव दैट ही इज स्टिल लिविंग एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द डे ऑफ जजमेंट, यानी क़यामत के इंतज़ार में वो कहीं हैं खड़े। और बाकी इनके 11 इमाम तो मुझसे लिखवाया हमेशा, यहाँ के आपके ठाकुरगंज और नवाजगंज वालों ने पूरे लेख पूरे उनके मैगज़ीन में मैंने दिए कि उनके वो 11 इमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आपके करबला इराक़ हैं, कोई मशहद में, तो कोई बगदाद में, तो कोई वहाँ दफन है, यानी सब नजफ़ में, अरब कंट्री जितनी। हाँ, अरब तो अलग है थोड़ा, इनका जो शियों के मुल्क, अच्छा। ये वो पर्शिया
वही बताया ना हमने, इराक। हाँ, तो लेकिन उन सबके मकबरों की नकल लखनऊ में, सबके टोटल। ऐसा विश्व में कोई शहर नहीं है, वो उसको ये लोग शबी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नकल को शबी। अब वो ऐसी है नकल, आपको मैं बता दूं, सारे लखनऊ में वो है। उनकी कब्रों की नकल वहाँ बनी जी। अब वो उसी आस्था, उसमें कोई हर्ज नहीं। जिस तरह भाई हम भगवान शिव को वो रामेश्वरम में है, हम एक किसी और पत्थर में उनको देख लेते हैं, उनका पूजा आराधना, उनकी पूजा कर ले, उसी तरह ये लखनऊ में। तो वो कल्चर, अच्छा देखिए उनका कल्चर भी बिल्कुल फ़र्क है लखनऊ का, जो हिंदुओं से भी बहुत मिलता है। हाँ, ये ख़ास बात हम अपने बच्चों को बताएं। जैसे देखिए हमारे यहाँ होली का जो रंग का दिन होता है वो वेरी फर्स्ट डे ऑफ ईयर है। विक्रमी संवत अम्बत की बात मत करिए। हाँ। हमारा फागुन जब ख़त्म होता है, जिस दिन होली जलती, वो न्यू ईयर्स ईव है जी, यानी एक पूर्व संध्या। और चैत को जिस दिन रंग खेलते वो पहले दिन है साल का। ये भी नवरोज को रंग खेलते हैं, देखा आपने? हाँ, उसी तरह हमारे यहाँ दिवाली रोशनी का त्योहार है। हमारे यहाँ दीपावली में सब लोग प्रकाश करते हैं, रोशनी का आयोजन करते हैं। इनके यहाँ सारे इमामबाड़ों में नमी की रात बेतहाशा रोशनी होती है। शाह नजफ, हुसैनाबाद, बड़ा इमामबाड़ा ये रोशनी करते। हमारे यहाँ दशहरा जलूसों का त्यौहार है जी, बहुत जलूस निकलते। मैसूर का दशहरा, कुल्लू का दशहरा, दिल्ली का दशहरा, इलाहाबाद का, लखनऊ का भी, सदर की बारात, रानीगंज की बारात, ऐशबाग का भरत मिलाप, चौक का भरत मिलाप, सब इनके यहाँ 10वीं मुहर्रम का जलूस मशहूर है। और जबकि इस्लाम उन चीज़ों को ज़्यादा मानता, तरजीह नहीं देता है, मना करता। लेकिन ये अरब के तो है नहीं, नस्ल इनकी इराक के, तो ये करीब करीब आर्य भी वहीं रहे, तो इनके कल्चर सब मिलते हैं आपस में। ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे ये शहर पहचाना जाता है आपसी मेल मोहब्बत के लिए। जो मैंने बताया कि जब वो जा रहे थे करबले तो देखा रंग चल रहा है, तो उन्होंने रंग में शिरकत की, फिर गए घर, कपड़े बदले, नहा के फिर दोबारा निकल के। सर एक सवाल मैं आ रहा था, जब घर से चला हमने आपका एक पोस्टर रिलीज़ किया तो उस पर एक मित्र ने हमारे एक सवाल पूछा कि सर ने एक किताब लिखी है लखनऊ के ऊपर, बेसिकली जो लखनऊ को डेडिकेटेड है, बहुत ही खूबसूरत किताब है, उस पर आपको नेशनल अवार्ड मिला सर। अगर और उसमें जो है लखनऊ की तकरीबन 100 मुख्य जगहों का जिक्र किया गया सर, अगर उस बारे में बताएं कि वो तो लखनऊ नामा है जी। मैंने देखा कि जो इतिहास है अब तक का, देखिए उसकी एक छटपटाहट थी मेरे अंदर। इतिहास जो था वो किताबें मैंने देखी, वो सीधे न्याय नहीं करती, क्योंकि जो मुस्लिम शासन काल में लिखी गई वो नवाब का तखत देख के लिखी गई। अच्छा, वो उनका पानी पीते थे, उन्हीं की रोटी खाते थे, तो उसमें नवाब से चाहे मारे मक्खी न मरे, लेकिन वो नौशेरवा है। हाँ, उसकी अति रंजना, उसकी तारीफ उसी के उनके ज़िंदगी कमाई होती थी, तो वो सारा प्रो मुस्लिम करके लिखी गई वही बादशाह को। अंग्रेज़ों ने जो लिखी बात है वो कंडेमनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई कि ये बहुत कमज़ोर हैं, इनके पास कोई तालीम नहीं है, जाहिल हैं, और इनको ज़रूरत है कि हम हुकूमत करें। इनके तौर तरीके बड़े पुराने हैं, जो कि अब दवा इलाज, अंग्रेजों का लेखन और मुगलों का लेखन जो है, या फिर कह लीजिए दोनों एक एक अपने निजी मनोभाव से प्रेरित थे, तो वो न्याय नहीं कर सकते थे इतिहास के साथ। तो इसलिए मुझे लगा कि उसका सही इतिहास बीच से निकल के आना चाहिए। तो मैंने उस पर किसी को ना कंडेमनेशन किया, ना किसी की प्रार्थना, तो अपने हिसाब से मैंने जो देखा, जो पाया, जो मेरी समझ में आया, मैंने दिया ना अपने तरीके। तो उसको जनता ने सराखों पे लिया, ये मेरा भाग्य है। और उसके बाद धीरे धीरे नागर जी ने बहुत सी महफिलों में कहा भी कि इस दिशा में बहुत आगे जाएगा, ये उनका आशीर्वाद रहा मेरे प्रति और मैं करता रहा। उसके बाद मैंने देखा कि पहले तो यही बात कि बहुत ताज़ा इतिहास सब देते, प्राचीन कोई देता ही नहीं है। तभी देखिए मैंने बताया, अभी भी मैंने वो जब पुरुषोत्तम का महीना था तो 11 शिव मंदिरों पे हमारे NBT के संपादक जी जो हैं सुधीर
मिश्रा जी, और बहुत कद्र करते हैं हमारे वो शिष्य भी रहे एक ज़माने में। अच्छा। डिप्लोमा जर्नलिज्म में, तो वो ये सब गौरव है नगर के। आप देखें, कहने का मतलब हमारे बच्चे गुमराह ना हो। हाँ। और उनको जब तक अपनी पहचान नहीं मिलेगी, अपनी धरोहर, अपनी विरासत, जी सर, हमारी अहमियत क्या है और हम उसको जाने, तब तक वो भी। और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि नई पीढ़ी बहुत जागरूक है। बीच में तो मुझको तकलीफ़ होती कि लोग इसको बहुत बेकार काम समझते थे और जानते थे कि रोटी के लाले हो जाते हैं इस रास्ते से, तो ये कलमकारी बहुत बेकार है, इससे अच्छा है दुकान खोल ली जाए। लेकिन अब नई पीढ़ी में मैंने ये चेतना देखी कि वो अपना काम कर रही है। जिस तरह आप तमाम इक्विपमेंट लेके नए दौर में नए तकाज़ों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी। सर खुदकिस्मती है हमारी कि हम अपने इतिहास को बटोर रहे हैं, जो हाँ, बहुत खुशी की बात है। तो मुझको बहुत भरोसा भी है और उम्मीद भी है कि बस मेरा मनोरथ पूरा हुआ कि नई पीढ़ी बहुत जागरूक है इस दिशा में। सर आधुनिक लेखन पे आप क्या कहेंगे? एक आपका लेखन हुआ इतिहास से जुड़ा हुआ, और अब भी कई सारे लोग आपको देख के प्रेरणा पा रहे हैं, तो आपने नहीं, बीच में तो मैंने ऐसा पाया कि बहुत कमज़ोर हो गया था लेखन, क्योंकि वह हिंदी में भी देखे तो वो पंत महादेवी और निराला, इन सब के बाद तो और भी देखिए हमारे यहाँ जितना काम मध्यकाल करा, मैं अपने दिल की बात कहूँगा, मुझे इस पर कहने में कोई, हमारे यहाँ कहा गया तुलसी मीरा सूर कबीर एक तुनीर में चारों तीर। जी। एक ऐसा तर्कस है जिसमें 4 ही तीर हैं, और वो तुलसी मीरा सूर कबीर। आप समझ लीजिए मध्यकाल या भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। हाँ, स्वर्णिम युग उसको। तो उसके ऐसे विद्या, कविता, काम और अर्थपूर्ण बात जो हजारों बरस मैली नहीं होगी, कोई नहीं कह पाएगा। या आज मैं रहीम को ले लीजिए, बिहारी को ले लीजिए, रहीम अहीम के दोहे इतने ज्वलंत, इतने अच्छे हैं, हर युग में वो अपने आप हमें को लगता है कबीर और रहीम ने पहले जब जैसा लिख दिया, अगर वैसा आपकी पीढ़ी में कोई लिख दे तो उसको जेल हो जाएगी। क्योंकि कबीर आलोचना भी करते थे तो इतनी मनमोहक ढंग से करते थे वो कि, तो है मतलब सही बात। तो वो वैसा तो मुश्किल है। और लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसको मैंने देखा, उसमें चेतना अलग तरह की है। ये तो वक्त का करामात है। एक आध लोगों के नाम जो आपके हिसाब से देखिए, अभी अगर इतिहास को ले या किसी भी संस्मरण को ले तो उस पर लिखने में अयोध्या के राजकुल के जो हैं मतलब प्रोफेसर यतीन्द्र मिश्रा बहुत अच्छा लिखते हैं। जिस विषय को छू लेते हैं उसको एकदम से जगमगा देते हैं वो। अच्छा। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सर एक सवाल हमारे पास आया हुआ था, आप नागर साहब का बीच बीच में बड़ा जिक्र कर रहे हैं, अमृतलाल नागर। सर एक अमृतलाल नागर साहब की पीढ़ी थी, उस पीढ़ी को अगर आदमी पढ़े और दूसरी पीढ़ी में अगर लखनऊ का इतिहास जानना हो तो आपको पढ़े। तो सर नागर साहब आपके लेखन की बड़ी प्रशंसा करते थे, तो आप अगर नागर साहब की उदारता थी या हम ये कहेंगे कि हमारे प्रति उनका मनोभाव या मोहब्बत थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नागर जी आगरा को बिलोंग करते थे। आगरा मथुरा की तरफ का ये परिवार था, गुजराती थे। तो उन्होंने 2-3 महफिलों में ऐसा हुआ कि भाई वो वरिष्ठ थे उस समय। अच्छा देखिए, आप सबको एक बात मैं ज़रूर बता देना चाहूँगा, लखनऊ कोई लखनऊ वालों की विरासत नहीं, ये कोई ख़ानदानी कारखाना या कोई दुकान नहीं है कि वो मेरे परदादा ने ये बनाया, मेरे बाप ने किया। ये मोहब्बत करने वालों का शहर है और गुलदस्ता है। जैसे आपको कोई बुके देता है तो वो एक पेड़ की डाल नहीं होती, उसमें 7-10 तरह के फूल होते हैं, उनके अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग खुशबू होती, तो उसका जलवा ही अलग होता है। तो लखनऊ को मैं इसी तरह मानता हूँ। यहाँ के लोगों ने यहाँ के लिए यहाँ पर कोई विशेष काम ऐसा उल्लेखनीय नहीं किया जितना बाहर से आने वाले लखनऊ के मोहब्बत करने वालों ने किया। आप सब भी वैसे ही मैं समझूंगा। देखिए, भातखंडे साहब महाराष्ट्रियन थे, वो कोल्हापुर के पूना की तरफ के। वो ज़माना देखिए जब एक बार बम्बई के पास से लखनऊ आना, आज से लगभग 80 साल पहले, और उन्होंने कैसर बाग में कॉलेज खोला, भातखंडे संगीत शिक्षा विद्यालय, हम उसको विश्वविद्यालय ही समझते हैं। तो वो चाहते तो पूना में खोल लेते, कोल्हापुर, बट ही लाइक्ड लखनऊ, ही लव्ड लखनऊ।
अच्छा, ऐसे सारे बाहरी लोगों ने, मैं आपको बता, राधा कमल मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी, जिन्होंने आर्ट कॉलेज की स्थापना की, यूनिवर्सिटी का बड़ा उपकार किया। AP सेन साहब ने लखनऊ को बहुत उठाया उभारा। ये कैसर बाग में रहते थे, जहाँ पे अब वो इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय है, आप वहीं रहते थे और उधर भी रहे हैं। AP सेन रोड की तरफ भी बंगाली थे ही, बंगाली क्लब। वो लखनऊ के सब ये लोग परवाने आशिक थे। आप देखिए यशपाल पंजाबी लखनऊ की जीनत यानी शोभा बने, अमृतलाल नागर गुजराती, शिवानी जी पहाड़ी कुमाऊं की हैं, भातखंडे साहब मराठी जी, मतलब एक मिली जुली राधा कमल मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी, AP सेन साहब बंगाली जी, ऑल ऑफ देम, मतलब सब आए और उन्होंने लखनऊ को उभारा, लखनऊ को बनाया। तो इस तरह लखनऊ सबका है। सर एक प्रकार से कह सकते हैं सभी का सहयोग रहा लखनऊ नहीं, ऐसा कोई शहर और नहीं होता। हर जगह एक खानदान, नस्ल, वहाँ के पुराने पंडित, पुराने वो बनारस चले जाओ तो यही मिलेगा, मथुरा चले जाओ तो यही मिलेगा। एक परंपरा मिलेगी उनकी अपनी निजी जी, आप उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकते। लखनऊ मिला, लेकिन लखनऊ एक ऐसा है कि जो हर आने जाने वाले अपने चाहने वाले को अपना बना लेता है और वो लखनऊ का हो जाता है जी। ये क्वालिटी इस शहर की सबसे बड़ी है और इसीलिए ये दुनिया में इसकी पहुंच है कि जब आप कहीं विदेश भी जाते हैं और ज़रा दो ज़बान बात कर लेंगे तो आपसे लोग तुरंत पूछेंगे कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लखनऊ से हैं। इन दिनों एक तरह की विचारधारा अब चल उठी है कि लखनऊ को दो भागों में बांटने की मतलब जद्दोजहद हो रही है। एक लोग कह रहे हैं कि ये लक्ष्मणपुर के नाम पे रख दिया जाए, जो राजा रामचंद्र जी के बड़े भाई थे लखन के नाम पे। दूसरे लोग इसको कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो पुरानी गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले हैं वो कह रहे हैं नहीं, इस तरह होगा तो लोगों में बांटने का सिलसिला हो जाएगा तमाम सारी। तो आप भी कहीं ना कहीं, मैंने आपका एक कोट पढ़ा और सुना, आपकी ख्वाहिश रही कि हाँ मोहब्बत बनी रहे लखनऊ। अगर से इस बारे में थोड़ा सा नहीं, देखिए वो एक सीधी सी बात है कि मैं हैदराबाद में भी कुछ दिन अपने बहनोई साहब के यहाँ रहा तो मैंने पाया कि वहाँ एक जो पुराना हैदराबाद है उसका कल्चर अपना अपने तरीके का है, रहन सहन, तौर तरीका, ऐतिहासिक इमारतें, ज़बान, खान पान। और एक जो नया डेवलप हुआ वो सिकंदराबाद के नाम से, वो उस्मान सागर, हुसैन सागर झीलें उसके पार है। तो मेरा भी यही विचार था कि अगर वो लक्ष्मणपुर कर देंगे तो लखनऊ की ख्याति या तमाम किताबें जो लखनऊ के शायरों ने लखनऊ को के ऊपर लिखी तो उसमें तो लखनावती है ही नहीं, लक्ष्मणपुरी है ही नहीं, तो वो तो बेमानी हो जाएंगी या एक लखनऊ का नाम ही गायब हो जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे ट्विन सिटी होते हैं, दरिया पार वाले को लक्ष्मणपुर घोषित किया जाए और वहाँ देखिए भाई चंद्रिका देवी का मंदिर है उधरी, मनकामेश्वर भी उधरी हैं, हनुमान सेतु वाले भी उधरी हैं, हाँ सब उधरी, बड़े बड़े मंदिर भी उधर, अलीगंज के दो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर उधर, तो लक्ष्मणपुरी हो सकती। लखनऊ इधर वाले को रहने दिया जाए, क्योंकि वही बात है कि वर्ल्ड मैप पे जिसकी अहमियत है कि वह लोग रूमी दरवाज़ा देखने आएंगे, बड़ा इमामबाड़ा देखने आएंगे, दरगाहें देखने आएंगे, हुसैनाबाद देखने आएंगे, तो उनको लखनऊ भी दिखाई दे जी। सर एक जगह मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आपको लखनऊ पे लिखने के लिए इस बात ने प्रेरित किया है कि आप कहीं पे देख रहे थे कि लखनऊ में इमामबाड़े बने हुए हैं, मतलब छोटी से लखौड़ी ईंटों को जोड़ के, और भी तमाम सारी नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा विवरण बता दूं। मैं हैदराबाद गया हुआ था अपने बहनोई साहब के यहाँ, तो हम लोग सिकंदराबाद में रह रहे थे। हैदराबाद में एक लड़की थी विशालाक्षी राव, वो मेरी बड़ी फ़ैन थी। कादम्बनी में मेरे लेख निकलते तो वो उनका तेलुगु में अनुवाद करती थी और छापती थी अपनी मैगजीनों में, परमिशन लिख। तब पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्ट कार्ड वो भी लिख के भेजती थी, पोस्ट कार्ड हम भी भेजते थे। तो फिर उसने कहा कभी आइए हैदराबाद घूमेगा में। तो जब मैं जाने लगा, चूँकि मेरे पास उसके ख़त वत आते थे, तो मैंने कहा भाई मैं एक संयोग बन रहा है, मैं आ रहा हूँ वहीं। तो उसने कहा ठीक। तो एक जगह नुमाइश लगी थी वहाँ कहीं एग्जीबिशन, तो उसमें तमाम प्रोविंसेस का अपना अपना दिखाया था प्रदर्शन, राजस्थान का कल्चर, उड़ीसा का है और ये महाराष्ट्र का, सभी तरफ का था। तो ये वहाँ पे लखनऊ दिखाया, अवध। और लखनऊ को तो एक टेंट था बहुत बड़ा सा, शामियाना और टेंट लगा, वो लखनऊ।
तो कहा देखिए ये न सोचिए यहाँ लोग लखनऊ को नहीं याद करते, लखनऊ यहाँ भी। तो मैं जब गया तो मैंने उसमें देखा तो बहुत फजीहत वाला था वो दरवाजे पे एक बड़ा मरियल सा बुढ़ा कमर झुकाए और बटेर का पिंजड़ा लिए, खड़ा कार्टून, अब वो चिड़िया लिए, वो सब झूठी खिलौने थे। अब वो झुका हुआ बुढ़ा दाढ़ी लिए खड़ा है, वो नवाब बना दिया उन्होंने। अंदर जाइए तो वो एक लाल लाल सब गोटा किनारी पहने, पिशवाज, नाचने की ड्रेस और झूमर लगाए और दुपट्टा डाले गोटे वोटे का, आपको सलाम कर रही है। वो रक्कासा दिखाई गई तवाइफ। और अंदर जाइए तो वो शतरंज बिछी हुई है, चौपड़ इधर बिछी, हुक्का ताज़ा दम तैयार रखा है, उधर आपके पानदान रखा है, कबूतर हैं तमाम, पतंगे दीवारों पे चिपकी हुई हैं और तीतर और बटेर और यही सब सजावटी, हुक्का, गालदान और तोशक तकिया और पंखा जलने वालियाँ, बस दिस वाज आवर लखनऊ। तब हमको बड़ी तकलीफ़ हुई, तो हमने इस बात को विदित भी किया अखबारों में और हमने लिखा कि लखनऊ को एक पतनशील संस्कृति का गहवारा यानी केंद्र बना के दिखाया गया कि लखनऊ में सब ऐसी बेवकूफ़ी की और तबाही की और बेकार की चीज़ों में लोग मुब्तला। तब हमने इस बात को पूरी तरह से अंडरलाइन किया, अपने शिष्यों तक पहुंचाया, जहां मैंने कम से कम 20 साल पढ़ाया है नारंग बिल्डिंग में डिप्लोमा जर्नलिज्म में, कि ये क्यों आप भूल गए कि हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी वो लखनऊ में लिखी गई सैयद इंशा अल्लाह खां इंशा द्वारा। जो पहला डांस ड्रामा भारतवर्ष में लिखा गया वो इंदर सभा, वो लखनऊ में गोलागंज में लिखा गया, बुलंदबाग के आसपास यहाँ पर। मतलब उसमें एक दो चीज़ें नहीं, तमाम चीज़ों का हमने विवरण दिया कि सब लखनऊ में जाने आलम के ज़माने में वाजिद अली शाह साहब के 5 घराने संगीत के स्थापित हुए परिखाने से। तबले का घराना लखनऊ का है, कथक का है, ठुमरी का है, ख्याल का है और सितार का है। देखिए संगीत का कितना उत्कर्ष हुआ। तो इस तरह से ये सारे जो गौरव हैं, गुण हैं लखनऊ के, वो तमाम बड़े बड़े शायरों का एहसान है यहाँ लखनऊ के ऊपर। ये सब उसमें क्यों नहीं दिया गया कि और लखनऊ को इस तरह बताया गया। और हिंदी ही नहीं, तमाम चीज़ों में आप देखिए, उर्दू की जो मशहूर मसनवी ज़हरे इश्क है, जिसका अपने बाज़ार में आप सुनते हैं, पान कल के लिए लगाते जाएं, याद अपनी तुम्हें दिलाते जाएं, देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के। ये सब लखनऊ में लिखी गई लाजवाब किताबें। ये आपके ठाकुरगंज वाली सड़क आपको मैं बता दूं, नवाजगंज वो इलाका है जिसमें हमने पेयर स्ट्रीट कॉलोनी बस गई, वहाँ पे नवाब मिर्ज़ा शौक ने इसको लिखा। तो बड़ा काम हुआ और तमाम चीज़ें और लखनऊ ने दी, तो उसको भी हमारे बच्चे याद करेंगे तो प्रगति होगी। सर आपका एक शेर मशहूर रहा है, लखनऊ महज गुंबदो मीनार भी है, उस बारे में थोड़ा सा जो है दर्शकों। नहीं, वो असल में मैंने बहुत शुरुआती दौर में लिखा था, तो वो सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ और वो दोहराया जाता रेडियो। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं। लोग समझते हैं गुंबद मीनारों का वही पुराना शहर, वो लखनऊ है। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पत्ते मिलते हैं। जी सर, बहुत शानदार। मतलब ये शेर मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे पता नहीं लखनऊ अपने भीतर दिखने लगता है, पढ़ने लगता है। तो मैं कहता चाहता हूँ उसकी कामयाबी यही है कि आप लोगों के दिल तक उतर गया है। हाँ जी। सर एक जगह मैं कहीं पे पढ़ रहा था, आपसे पूछना चाहूँगा, अटल जी अटल जी जो अपने नहीं रहने के बीच प्रधानमंत्री थे भारत के, तो वो भी एक बार आपकी मुलाकात शायद हो रही, तो वो आपका ही लेखन पढ़ रहे थे। हाँ, ये भी बड़े गौरव की बात है। और वो शायद एक तस्वीर आप उसमें देखेंगे, उसमें है उस तरह की, मेरी किताब ली है। तो वो अटल जी लखनऊ आते थे, तो मैं आपको बता दूं कि वो बिरहाने में भी आते थे। यहाँ एक जगह राजे नगर में रहे बहुत, वो राष्ट्र धर्म कार्यालय वाले इमारत में, मॉडल हाउस में रहे, तो मुझको मानते जानते थे। तो वो मैंने कभी वो किताबें अपनी भेंट की थी उनको। हर आदमी को आरजू होती कि वो इतने मनीषी हैं, ज्ञानी गुणी हैं, तो मेरी कलम
फिर अटल जी तो उसको भी फिर भी एक देखे। साहित्यकार थे, लिखने वाले थे, पढ़ने हाँ, वाले तो थे। वो मैंने उन्हें दिया था लेकिन मैं एक बड़ा संकोची भी रहा जी। कुछ मुझको जीवन में वो कहना चाहिए जो वो अपने इनर सेल्फ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला, जी। तभी मैं लेखन भी कर पाया। हाँ। बाहर जो ज़्यादा वितरित होता रहता वो कुछ बड़ा काम नहीं कर पाता। जी। तो वो फिर मैं जब दिल्ली बुलाया गया प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए, आप देख रहे हैं तस्वीर। हाँ, तमाम सारे अवार्ड। तो इस अवार्ड को लेने जब हम गई 98 की बात है शायद, 1998 की। जी। तो उस समय अटल जी ने अपने यहाँ डिनर दिया था हम सबको। जितने लोग थे वो 30-40 लोग सारे भारत से पुरस्कृत हुए थे। तो हम लोग विज्ञान भवन में सारा कार्यक्रम हुआ और राष्ट्रपति जी ने किसने दिया दिवाया। तो फिर उसके बाद वो गाड़ियाँ सब हम लोगों के लिए लगी थी, होटल में रखे गए थे। जी। तो ये हुआ कि आज अटल जी के यहाँ आप सबका भोजन है, तो अच्छा लगा सबको। वो बड़ा सा विस्तृत उनका, अब तब वो स्वस्थ थे, बीमार नहीं थे, वो अंदर ही थे। फिर बाद में हम लोग वहाँ बिठाए गए सब हुआ, फिर वो बाहर निकल के आए, वो तस्वीर भी है मेरे पास। और बैठे थे और भी 2-4 लोग। तो उन्होंने वो समय लक्ष्मणपुर की आत्मकथा एक हमारी किताब है, उसको वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। वो तो हमने दे दी थी उनको, तो वो देखने लगे। तब उन्होंने ये बात बताई कि मेरे पास आपकी किताबें हैं 5-7, और जब मैं यहाँ फ्लाइट से जाने लगता हूँ लखनऊ की तरफ, तो मैं आपकी किताबें ज़रूर 2-1 रख लेता हूँ प्लेन में। वो है कि देश का प्रधानमंत्री लखनऊ। हाँ, नहीं, वो देखिए उनका तरीका कितना मोहब्बत भरा था कि उन्होंने कहा मैं इसलिए रख लेता हूँ कि अब मैं लखनऊ जा रहा हूँ। जब आपकी किताबों को पढ़ता जाता हूँ तो लखनऊ मेरे और करीब होता जाता है और दिल में उतर आता है। सर, आप 1965 से लेकर 2002 तक का विज्ञान में लेक्चरर रहे, मतलब तो सर शिक्षा और साहित्य के बीच का अनुभव अगर एक बार हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बता दें। नहीं, देखिए शिक्षा और साहित्य एक तरह से तो जुड़े ही हुए हैं। गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ कही जाती, लेखन में भी, चाहे वो गुरु नाम मात्र के हों, हैं वो मानते। मीरा क्या, रैदास खाली एक बार मिले थे तो मीरा ने उनको गुरु मान लिया। तुलसीदास जी अपने नरहरिदास जी को गुरु मानते रहे। तो ये परंपरा तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में वो चेतना, वो मनोभाव दे दे कि जिससे उनका जीवन उत्कर्ष करे और वे देखें कि उनमें क्या क्षमता है, हमारे शिष्यों में उसका विकास हो। पहली चीज़ है। अब वही हाल है कि आप किसी किसान से कह दें कि वो गहना गढ़े, तो वो गहने की भी बर्बादी है और किसान की भी तबाही है। तो उसी तरह से ये गुरु का काम होता है कि वो पहचानता है कि किसमें किस चीज़ की योग्यता है, उसका मार्ग उसी दिशा में प्रशस्त किया जाना चाहिए, वो कहे। सर, आपको पुरस्कारों में मैं देख रहा हूँ, तमाम सारे पुरस्कार में जितना भी जिक्र करूँ कम है। यूपी रत्न हुआ, यश भारती हुआ, संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अभी हाल ही में 2020 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक मतलब लखनऊ के लिए एक गौरव की बात है। सर, इतना अच्छा लेखन रहा आपका लखनऊ के ऊपर, ये पद्मश्री आपको तो वैसे बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था जिस हिसाब से। तो सर, सम्मान कितना भी हो लेकिन लेखन से उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। सर, कैसा महसूस करते हैं आपको कि ठीक-ठाक सम्मान? हमें पद्मश्री मिलने की जीवन के सांझ में मिला, ये सही भी है। चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, एक मशहूर बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको उसकी एक बहुत खुशी है कि हमने ये पाया कि हमसे ज़्यादा हमारे चाहने वालों को, हमारे शिष्यों को, हमारे मुरीदों को उसकी खुशी है। ये बड़ी बात है। ये मैं आज आपको बता दूं, ये मनुष्य के अपने विचार, मोहब्बत और व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। वरना पद्मश्री तो बहुतों को मिलती ही रहती है। कौन किसके लिए कहने जाता है, पूछता है या बधाई देता है या सोचता है। लेकिन मुझको मिलने से ऐसा लगा कि हमारा लखनऊ पूरा गौरवान्वित हो गया, और जितने हमारे शिष्य थे या जो चाहने वाले थे, जो हमारे वेल विशर थे, दे आर वेरी मच प्लीज्ड। ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। सर, लखनऊ में तमाम सारी बिल्डिंगें रही हैं। एक पंडिताइन की मस्जिद बोली जाती है एक जगह,
और सर आप एक किताब लिख रहे हैं, आप पता नहीं सर, लेकिन लखनऊ की तवायफ़ों का जिक्र बहुत हुआ सर, अगर उस बारे में थोड़ा सा आप बता दें। वो तो एक पूरा स्कूल है एक तरह से जी। आपने तो उमराव जान देखी होगी, मेहंदी, जिंदगी है तूफान, ये सब तवाइफों के ऊपर फिल्में थी, पुराने ज़माने की, आजकल की नहीं। तो वो उसमें ये देखिए उसकी एक वजह है, आप सबको जान लेनी चाहिए। हमारी बड़ी बड़ी परंपराएं हैं जो और देशों में नहीं है, जैसे नृत्य की, संगीत की, सितार बजाने की, तबला बजाने की, कथक की, ठुमरी गायन, ये सब। तो ये सब पहले तो मंदिरों से, दक्षिण भारत वगैरह, उड़ीसा सब जगह तो मंदिरों में रही, लेकिन हम लोग क्या जो पुरानी परंपराएं थी वो रजवाड़ों ने उनका संरक्षण किया। राजघराने के पास अतिरिक्त धन इतना हो सकता था कि वो उनका पालन पोषण करें और उनकी जीविका चलाएं। एक आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली, वो हैंड टू माउथ होता है, तो वो क्या इनका ध्यान कर पाएगा, परवरिश नहीं हो पाएगी। तो वो रजवाड़ों में इनका आश्रय रहा, वो चाहे नवाब लखनऊ हो, चाहे रामपुर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, सब क्या रहे। अच्छा, ये सितार बजाने वाले, तबला बजाने वाले, गाने वाले, ठुमरी, दादरा, अब बड़े बड़े कवि, अब अकबर नवरत्न रख सकते थे, आम आदमी तो नहीं रख सकता था। अमीर खुसरो थे, वो सल्तनत काल के कवि है, तो जाहिर है तो आम आदमी ने। तो जब ये ख़त्म हुआ रजवाड़े और ये अंग्रेज़ों का अमल हो गया 1857 के गदर में, वो भारत भर पे छा गए और हमारे ये स्टेट सब डिज़ाल्व हो गई सब। नागर साहब ने भी गदर के फूल। हाँ, तो उसमें आप देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी कलाएं तवाइफों के घरों पे पहुंच गई जी, और वो इनकी परवरिश करती रही। सबसे बड़ा एहसान उनका ये है कि वो तबले के भी चीज़ें कायम रखती रही, कथक की भी, गाने की, ठुमरी, दादरा। वो लोग तो इतनी पारंगत होती थी कि वो बुलाई ही इसी उस पर जाती, तो वो हिंदू के यहाँ भी जाएंगी, मुस्लिम के यहाँ भी जाएंगी, सेहरा भी गा लेंगी, सोहर भी गा लेंगी, बन्ना भी गा लेंगी, भजन भी गा लेंगी। भाई मार्केट आपको करना है तो आपको मार्केट देखना है, तो वो सब में निपुण थी। उसके बाद जब ये 90 बरस बाद आज़ादी मिली तो आप देखेंगे रेडियो पे पहले खुला और टेलीविज़न बहुत बाद में आया। तो रेडियो पे जितनी आई पहले, वो हम लोग घरों की औरतें नहीं थी, वो तो आंगन में ढोलक बजा के सोहर गा सकती थी, उल्टा सीधा है ना। वो अख्तरी बाई फैज़ाबादी और रसूलन बाई और मलका जहाँ हैं, आप सोचिए जानकी बाई, छप्पन छुरी जिनका नाम था, ये सारी रेडियो पे उतर के आई हैं और ये सारी विरासत उन्होंने आपको दी है, सौंपी। जो आज हमारे यहाँ लड़कियाँ और लड़के सब भातखंडे में और बड़े बड़े विद्यालय में ठुमरी गा रहे हैं, दादरा गा रहे हैं, ख्याल गा रहे हैं, टप्पा गा रहे हैं, ये सब उनकी देन है, उनका एहसान है, इसको आप मान के चलें। क्योंकि वही बात थी, तब तो वो पर्दे में रहती थी, औरतें बाहर निकलती नहीं थी, वो इतनी पारंगत भी नहीं होती, तो सारा इन्हीं लोगों ने दिया है। उसमें बड़ी बड़ी किताबें हैं। अब आपके महाराष्ट्र में भी एक से गायिका हुई हैं उस तरह की, और ये पटना में, गया में, कलकत्ता में गौहर जान थी, मलका जहाँ थी, रसूलन बाई, अख्तरी बाई, छप्पन छुरी, धेला बाई, जी ये सब बड़े बड़े नाम हैं, पूरे पूरे ग्रंथ हैं इन पे। सर आपसे जितनी भी बातें की जाए, समय तो ये नहीं गवाही देगा कि हम बंद हों, और मतलब अपने आप में खोते चले जाते हैं, लखनऊ को महसूस करते चले जाते हैं। सर एक सवाल इसी से रिलेटेड, आप कहते हैं लखनऊ अपनी छोटी छोटी चीज़ों से जाना जाता है। आपने एक छोटा सा कोट किया था कि जादू सरसों से नहीं पढ़े जाते, सरसों से पढ़े जाते, तरबूज पे नहीं पढ़े जाते। हाँ, हमने ये बात कहीं कही थी महफिल में। उसका आशय यही था कि देखिए दुनिया में बड़े बड़े कारनामों में उसका नाम हुआ, किसी चीज़ का, किसी दस्तकारी का, किसी हुनर का, किसी बिल्डिंग का। अब आप फतेहपुर सीकरी जाएं तो बड़े बड़े पत्थर हैं जो आगरे के करीब, धौलपुर से, राजस्थान से, वहाँ से लाए गए, उनसे आगरे का किला बना, महल बने, ताजमहल बना, फतेहपुर सीकरी बनी। नहीं, लखनऊ के तो आसपास पत्थर भी नहीं थे, तो यहाँ तो मिट्टी से लखौड़ी ईंटें बनाई गई जो 42 भर की होती है। अब इतना बड़ा रूमी दरवाज़ा आप देखते हैं, इतना बड़ा आसफी इमाम बाड़ा देखते हैं, भूल भुलैया, वो एक 42 की लखौड़ी का कमाल है। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है।
सर लेकिन छोटे को छोटा न समझिए। और वो हर जगह आप देखेंगे, तमाम कशीदाकारी दस्तकारी में मेरठ है, मुरादाबाद है, आगरा है, दिल्ली है, पंजाब है, जरदोजी और मोती और कुंदन और सोने चांदी के तार, उसके कारचौबी बनती है, कमखाब बनता है, गोटा पट्टी काम होता है। लेकिन लखनऊ का चिकन तो कच्चे सूत का कमाल है। उस सूत की कोई औकात नहीं है। कच्चे सूत का एक डोरा है, उससे उन्होंने जो कारीगरी दिखा दी कि दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है। लखनऊ चिकन के बदौलत जाना जा रहा, मतलब काम की बहुत बड़ी बात। तो इसको मैंने अक्सर कहा, मैंने जब वहाँ सिविल सर्विसेज क्लास पढ़ा था तो भी मैं कह देता हूँ, जादू सरसों पढ़े जाते हैं, तरबूजों पे नहीं। बड़ी बात है सर। सर बहुत आपने समय दिया कीमती, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ की आवाम आपको शुक्रिया कहेगी, और सर हमें बेसिकली समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप सबको हमारा आशीर्वाद जी। अब ये जहाँ बताएंगे वहाँ हमारी किताबें आपको बहुत सस्ती, और वो तुम पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। एक में तो पूरा नवाबी के जलवे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, अवध की बेग में वो भी इंटरेस्टिंग, और एक में शायरी का पूरा सफ़र है। ये दिल्ली से कैसे आई, ये जब तख्त आया दिल्ली से राजधानी लखनऊ को, फैजाबाद से लखनऊ, फैजाबाद से तब ये डेवलप हुआ। तो बड़े बड़े शायर, दिल्ली गिर रही थी, लखनऊ उभर रहा है, तो सब आए हैं वहाँ से। मीर आए हैं, सौदा आए हैं, इंशा आए हैं, मुसैफ़ी आए हैं, ये सब दिल्ली से उठ के आए हैं बड़े बड़े शायर, और सब दफन है लखनऊ में। अभी आपके एक सीरीज़ हमें लिखनी है कि कौन कौन कहाँ दफन है। अभी डेनमार्क से आई थी एक लेडी, वो सबके मज़ार पे हमारे साथ गई, उन्होंने सब शूट किया। कहा जाता है कि उनकी कब्र कहीं पे गुम हो गई। नहीं गुम क्या नहीं, वो हम बता दें, आप सब जानते हैं। जब यहाँ रकाबगंज से आप सिटी स्टेशन जाने लगे, तब वो एक पुल पड़ेगा रेल का, मूंगफली मंडी है जहाँ, उसी के पहले ही आपको एक पत्थर दिखेगा, मीर तकी मीर मार्ग, और उधर जाइएगा तो रिफायाम क्लब के बाहर उनका स्मारक बना दिया गया पार्क में। बट वो जो थे वो दफन है ऊपर रेलवे लाइन जो निकली गोरखपुर की, लखीमपुर की, वहाँ दफन है। बीच में कहीं पे है उनका? नहीं है कुछ। हाँ अरुण, हमने पूछा आप आजकल खुर्शीदाबाद आ रहे हैं कि नहीं, कै बजे तक बैठते हैं? रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। सवेरे 11 से 1, 10 बजे से बैठे। अच्छा आप लोग जाएंगे लगेगा, हमने तो जुनून और उमराव जान की शूटिंग ही वहाँ कराई। आधे ज़्यादा मलिहाबाद काकोरी की है, जुनून में सारी हवेली, मकान, घर, बाग सब मलिहाबाद काकोरी। अब वो सब बदल गया, वहाँ वो हवेली तोड़ दी गई, वहाँ बाज़ार बन गई, स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, अब कुछ बचा नहीं है। आर्किटेक्ट जो रहा है लखनऊ का, आयुष हमारे रास्ते में यही बात हो रही थी कि ये जो आर्किटेक्ट है अंग्रेजी आर्किटेक्ट है या अपने अवध का है या क्या? पहले तो मैं देखिए नवाबों से पहले तो मुगलों का एक गवर्नर बैठता था जी, उसका तब सब सुन्नियों का था लखनऊ, शिया एक भी नहीं। अच्छा बहुत पहले? अरे वाह, वही सल्तनत शियों को दी गई, तभी तो यूँ है मामला जी। अब जितने यहाँ पे रोज़े हैं वो सुन्नियों के वक्त के जगहें जितनी काकोरी में है तुम्हारे जी, काकोरी। नादान महल का मकबरा पहला गवर्नर लखनऊ का सुन्नी।